हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 4 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट, 4 डिग्री तक गिरेगा पारा, ठंड का एहसास होगा। झारखंड का मौसम 4 अक्टूबर तक खराब रहेगा। इस दौरान तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से झारखंड के अलग अलग जिलों में 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही झारखंड में ठंड के दस्तक देने का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक खराब मौसम की वजह बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम है। इसके कारण राज्य के 12 जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। जिन जिलों में तेज बारिश होने का अंदेशा है उसमें रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, सरायकेला, चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिला शामिल है। मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक लो प्रेशर सिस्टम के कारण बारिश के साथ साथ लगातार बादल छाए रहेंगे। इस कारण मौसम में नमी बढ़ेगा और दिन व रात के तापमान में गिरावट होगी। इस कारण थोड़ी ठंडी हवाएं चलेंगी और लोगों को ठंडक महसूस हो सकती है। लगातार बारिश के कारण रांची, जमशेदपुर, धनबाद के शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन सकती है। पलामू में एसबीआई की शाखा में सेंधमारी की कोशिश, सिक्योरिटी सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनी नगर के बैरिया चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में सेंधमारी हुई है। हालांकि अपराधियों को सफलता नहीं मिली है। बैंक से अपराधी कैश या किसी तरह का सामान ले जाने में विफल रहे। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें एकमात्र अपराधी नजर आ रहा है जो मास्क पहने हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के बैरिया चौक स्थित शाखा के पिछले हिस्से से सेंधमारी हुई है। सेंधमारी कर अपराधी बैंक के अंदर दाखिल हुए थे। इस दौरान अपराधियों में बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को सबसे पहले नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस क्रम में बैरिया चौक शाखा से जुड़ी हुई एटीएम का लिंक कट गया। लिंक टूटने के बाद पूरे मामले की जानकारी बैंक के अधिकारियों को मिली और बैंक अधिकारियों ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी। अपराधी बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ नहीं पाए और उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजबार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस की जांच में पता चला है कि अपराधियों ने सेंधमारी और सिक्योरिटी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया था। इस संबंध में टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजबार ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक के बैरिया चौक स्थित शाखा में सेंधमारी की कोशिश हुई है। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक विवेकानंद ने बताया कि एटीएम का लिंक टूट गया था, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई थी। हजारीबाग का छड़वा डैम ओवरफ्लो, जलस्तर ज्यादा होने से बढ़ा खतरा। हजारीबाग शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पेलावल के पास स्थित छड़वा डैम का जलस्तर बारिश के कारण खतरे के निशान को पार कर गया है। अत्यधिक बारिश के कारण डैम का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इतना ही नहीं, डैम का फाटक भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं स्थानीय लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लोग मछली पकड़ने के लिए सैकड़ों की संख्या में डैम के पास जुट गए हैं। स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक टीम तैनात की गई है और लोगों को वहां से खदेड़ा जा रहा है। हजारीबाग शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर छड़वा डैम का जलस्तर पिछले 2 दिनों के भारी बारिश के कारण खतरे के निशान को पार कर गया है। हजारीबाग में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। बीते 2 दिनों में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्थिति यह है कि छड़वा डैम का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। एक फाटक भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण पानी का बहाव अत्यधिक तेज हो गया है। आसपास के इलाकों में लोग दहशत में हैं। जलस्तर कम नहीं हुआ तो छड़वा डैम का अन्य फाटक भी क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं जिला प्रशासन की टीम छड़वा डैम के आसपास तैनात की गई है और लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। पानी के अत्यधिक बहाव के बावजूद स्थानीय लोग मानने को तैयार नहीं है। मछली पकड़ने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग फाटक के पास जुटे हुए हैं। शहर से भी लोग पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन लोगों को वहां से भगाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ रहे हैं। बता दें कि छड़वा डैम से हजारीबाग शहरी क्षेत्र में पेयजल सप्लाई किया जाता है। साथ ही सिंचाई के लिए भी पानी डैम से कई इलाकों में पहुंचता है। स्थानीय लोग डैम पर निर्भर हैं, लेकिन फाटक के क्षतिग्रस्त होने और जलस्तर बढ़ने से स्थिति गंभीर हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए एसडीओ और अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर टीम उपस्थित है। सदर एसडीओ बैजनाथ कामती ने लोगों से अपील की है कि डैम के आसपास कोई भी व्यक्ति ना जाए। आसपास के लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। अधिकारी डैम की स्थिति पर निगरानी कर रहे हैं और जलस्तर नियंत्रित करने के प्रयास कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग की टीम फाटक की मरम्मत और आसपास के इलाकों में सुरक्षा उपायों पर काम कर रही है। झारखंड होमगार्ड भर्ती 2025 के तहत 1600 प्लस होमगार्ड पदों पर निकली भर्ती। 7वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने होमगार्ड के कुल 510 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि अंतिम तिथि से पहले आवेदन सुनिश्चित करें, क्योंकि आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर निर्धारित की गई है। न्यूनतम आयु 19 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु 40 वर्ष है। शैक्षणिक योग्यता होमगार्ड के 2 अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। ग्रामीण होमगार्ड के लिए उम्मीदवारों को भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 7वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शहरी होमगार्ड के लिए उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शारीरिक जांच परीक्षा ये पहला चरण होगा, जिसमें उम्मीदवारों की लंबाई और सीने के माप की जांच की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा, इस परीक्षा में उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता का आकलन किया जाएगा। इसमें दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और शॉट पुट यानी गोला फेंक का परीक्षण किया जाएगा। लिखित परीक्षा, शारीरिक जांच परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में कक्षा 7वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम पर आधारित 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तकनीकी दक्षता परीक्षा, टेक्निकल टेस्ट, शारीरिक जांच परीक्षा और लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए यह अंतिम चरण होगा, जिसमें उनकी तकनीकी योग्यता का परीक्षण किया जाएगा। झारखंड में होमगार्ड की नौकरी का ये अवसर स्थानीय और ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवाओं के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण द्वार खोलता है। सभी इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिसूचना में दिए गए विस्तृत निर्देशों को ध्यान से पढ़कर समय सीमा के भीतर आवेदन करें। हजारीबाग में दर्दनाक हादसा, दशहरा के दिन 2 परिवारों के चिराग बुझे। चरही घाटों मुख्य सड़क घंटों जाम। विजयादशमी के दिन हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र के फुसरी पुल के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया। सुबह करीब 11:30 बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से जीजा साले की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड छापर निवासी 25 वर्षीय बंटी सोरेन, पिता नारायण सोरेन, और बहेरा पंचायत कजरी निवासी अभिषेक मुर्मू, पिता मंगरा मांझी के रूप में हुई है। बंटी सोरेन ससुराल कजरी आया था। अभिषेक मुर्मू उनका इकलौता साला था। गुरुवार की सुबह दोनों चरही से घर लौट रहे थे, तभी फुसरी पुल के पास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। देखते ही देखते चरही घाटों मुख्य मार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को दोनों ओर से जाम कर दिया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी ललित राम, बहेरा मुखिया देवकी महतो, झामुमो जिला सचिव नीलकंठ महतो और चरही पुलिस पहुंची। परिजनों व ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान सीसीएल चेकपोस्ट का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला गया, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। प्रशासन ने परिजनों को लिखित आश्वासन दिया, तब जाकर शाम 4 बजे जाम हटा। इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हजारीबाग भेज दिया गया। इधर मृतकों के घर में मातम का माहौल है। परिजन बार बार बेसुध हो रहे हैं। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। विजयादशमी के दिन हुई इस दर्दनाक घटना ने दुर्गा पूजा के उत्सव को गमगीन कर दिया। अलका तिवारी ने झारखंड की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला। पति डीके तिवारी के बाद बनी 8वीं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। झारखंड के रिटायर्ड मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य के 8वें राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने विजयदशमी के दिन 2 अक्टूबर 2025 को राजधानी रांची के रातू रोड स्थित राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी एसीसी कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इसके पहले उनके पति और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। डीके तिवारी ने 12 फरवरी 2021 को पदभार संभाला था और 13 अगस्त 2024 तक इस पद पर रहे। इसके बाद से ये पद रिक्त था। अलका तिवारी 30 सितंबर को झारखंड के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुई थीं। उनके विदाई समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि अलका तिवारी के अनुभव का लाभ आने वाले दिनों में राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में लिया जाएगा। अलका तिवारी से पहले झारखंड को 7 राज्य निर्वाचन आयुक्त मिले। सबसे पहले बीलाल वर्ष 2001 में इस पद पर नियुक्त किए गए थे। वो वर्ष 2004 तक इस पद पर रहे। इसके बाद क्रमशः जी कृष्णन, MK मंडल, SD शर्मा, शिव बसंत, NN पांडे और डॉक्टर डीके तिवारी राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए। अब अलका तिवारी को 4 साल तक इस पद पर काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि उनका कार्यकाल 4 साल तय किया गया है। हालांकि अगर इससे पहले उनकी उम्र 65 साल हो जाती है तो उन्हें उसी वक्त ये पद छोड़ देना पड़ेगा। अलका तिवारी पहली महिला IAS अधिकारी हैं जिन्हें झारखंड का राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है।
घाटशिला में अनियंत्रित ट्रेलर ने साइकिल सवार को कुचलते हुए दंपत्ति को मारी टक्कर, हाईवे पर हंगामा। घाटशिला थाना क्षेत्र के तामकपाल नेशनल हाईवे 18 पर गुरुवार को एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर बाइक सवार पति पत्नी व सर्विस रोड में चल रहे साइकिल सवार को धक्का मार दिया। इस दुर्घटना में साइकिल सवार 58 वर्षीय बालक मुंडा की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कोकपाड़ा से कालिकापुर अपने घर जा रहे बाइक सवार संपत्ति को भी ट्रेलर ने धक्का मारा। इसमें बाइक चला रहे किशोर भगत व उनकी पत्नी मौसमी भगत को चोट लगी। महिला मौसमी भगत के पैर में गंभीर चोट लगी है। उन्हें बेहतर उपचार के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल से रेफर कर दिया गया। वहीं इस दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। घटनास्थल के पास हाईवे में कुछ दिन से गड्ढा खोदकर काम चल रहा था। इसके कारण 4 लेन के एक रूट को बंद कर गाड़ी को डायवर्जन रूट से जमशेदपुर की तरफ भेजवाया जा रहा था। डायवर्शन की तरफ जाने के क्रम में अनियंत्रित ट्रेलर ने धक्का मार दिया। झारखंड में मां दुर्गा की विदाई की तैयारी, नदी और तालाबों के आसपास पुलिस के साथ एनडीआरएफ की टीम तैनात। झारखंड में दुर्गा मां के साथ दूसरे देवी देवताओं की प्रतिमाओं की विसर्जन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 4 दिन तक भक्तों पर आशीष और स्नेह बरसाने के बाद मां दुर्गा अब अपने भक्तों से विदा लेगी। रांची समेत पूरे झारखंड बड़े पंडालों में विराजी प्रतिमाओं का विसर्जन शुक्रवार को किया जाना है। विसर्जन को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह से तैयार है। विसर्जन को लेकर राजधानी रांची सहित दूसरे शहरों में डैम और तालाबों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चूंकि इस बार भारी बारिश की वजह से अधिकांश तालाब और डैम में पानी का स्तर काफी ज्यादा है, ऐसे में सभी तालाबों में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची नगर निगम क्षेत्र में 4 स्थलों पर प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। सभी विसर्जन स्थलों पर नाव, नाविक और गोताखोरों की व्यवस्था करने के निर्देश जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को दिया गया है। विसर्जन के दौरान सभी पूजा समितियों को विशेष रूप से अलर्ट रहने को कहा गया है। विसर्जन के दौरान अक्सर बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी तालाब के पास एक दंडाधिकारी, एक पुलिस पदाधिकारी और 10-10 जवानों की तैनाती की गई है। सभी तालाब के पास नाव, नाविक और गोताखोर की तैनाती की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उसका उपयोग किया जा सके। रांची के छोटे पंडालों में विराजमान मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन विजयदशमी के दिन किया जा रहा है। शुक्रवार को रांची के सभी बड़े पंडालों में स्थापित मूर्तियों का भी विसर्जन किया जाएगा। दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने बताया, मुख्य जुलूस बिहार क्लब से निकलेगा। पंडरा और हेसल की ओर से आने वाली शोभा यात्रा न्यू मार्केट चौक पहुंचेगी। यहां पर कचहरी एवं काके रोड, बरियातू रोड से निकली प्रतिमाओं के साथ सभी शहीद चौक पहुंचेगी। यहीं पर हरमू रोड की ओर से निकली शोभा यात्रा का मिलन होगा। इसके बाद समिति द्वारा संयुक्त विसर्जन शोभा यात्रा आरंभ होगी। मेन रोड कालिस्थान चौक से होकर विसर्जन शोभा यात्रा एल्बर्ट एक्का चौक पहुंचेगी। यहां से आयोजन समितियां प्रतिमाओं को लेकर लाइन टैंक तालाब और बड़ा तालाब पहुंचेंगी, जहां पर देवी प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। सभी पूजा समितियों से यह अपील की गई है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन जुलूस में भाग लेंगे। विसर्जन जुलूस में किसी भी तरह से कोई भड़काऊ गाना नहीं बजना चाहिए। मुख्य सचिव अविनाश कुमार पहुंचे शक्तिपीठ रजरप्पा। मां छिन्नमस्तिका की पूजा कर राज्यवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार अपने परिवार के साथ गुरुवार को झारखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पूजा अर्चना करने पहुंचे। पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्हें पूजा अर्चना कराई। उन्होंने मां भगवती के दरबार में मत्था टेककर मां का आशीर्वाद लिया। साथ ही नारियल की बलि देकर पुजारी द्वारा रक्षा सूत्र भी बंधवाया। इस मौके पर मंदिर न्यास समिति के सदस्यों ने मुख्य सचिव को मां छिन्नमस्तिका की तस्वीर भेंट की। पूजा अर्चना के पश्चात झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार काफी प्रसन्न मुद्रा में दिखे। उन्होंने कहा कि मां भगवती की पूजा अर्चना कर पूरे झारखंड की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना करने आया हूं। झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार के छिन्नमस्तिका मंदिर आगमन पर रामगढ़ के उपायुक्त फैज अकर अहमद मुमताज के साथ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, उप विकास आयुक्त, डीएसपी, एसडीओ समेत अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया। मौके पर चित्तरपुर अंचलाधिकारी दीपक मिंज, बड़ा बाबू मनीष कुमार, रविंद्र गुप्ता सहित कई मौजूद थे। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। सारंडा सेंचुरी बनने से संस्कृति, परंपरा और जीविकोपार्जन पर गंभीर असर पड़ेगा। गोवा में जनप्रतिनिधियों ने रखी बात। सारंडा के 576 वर्ग किमी क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए जाने के प्रस्ताव को लेकर गुरुवार को रोवाम फुटबॉल मैदान में विशाल आम सभा का आयोजन हुआ। झारखंड सरकार की पहल पर आयोजित इस दूसरी सभा में करीब 2500 ग्रामीण जुटे और घंटों तक अपनी बातें रखते रहे। सभा की शुरुआत सारंडा डीएफओ अभिरूप सिन्हा के संक्षिप्त संबोधन से हुई। इसके बाद विभिन्न गांव के प्रतिनिधियों ने मंच से साफ कहा कि सेंचुरी बनने से उनकी संस्कृति, परंपरा और जीविकोपार्जन पर गंभीर असर पड़ेगा। मानकी, सारंडा, पीड़, लगुड़ा, देवगम ने कहा कि
पहले ग्रामीणों का संरक्षण और विकास सुनिश्चित हो तभी कोई कदम उठे। रोवाम के रामो सिद्धू ने खदानों को रोजगार न देने और पर्यावरण बर्बाद करने का मुद्दा उठाया। पंचायत समिति सदस्य रामेश्वर चांपिया ने ग्राम सभा की अनुमति के बिना सेंचुरी के औचित्य पर सवाल खड़े किए। वहीं अमर सिंह सिद्धू का कहना था कि सेंचुरी बनने से आदिवासी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। सभा के दौरान कई ग्रामीण तीर धनुष लेकर पहुंचे और सेंचुरी के विरोध में नारे लगाए। मानकी घाटकुरी सुरेश चांपिया ने मंच से रोड जाम की चेतावनी भी दी। महिला पंचायत समिति सदस्य तारा सोय ने सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं गिनाते हुए कहा कि सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। गांव-गांव से आए वक्ताओं ने खदानों, रोजगार, शिक्षा विस्थापन और पर्यावरण को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर की। पूर्व मुखिया कपिलेश्वर दोंगो ने साफ कहा कि सेंचुरी का मतलब है आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश। सभा की अध्यक्षता मंत्री दीपक बिरुआ ने की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ग्रामीणों की भावनाओं और आजीविका से जुड़े मुद्दों को सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करती है। प्रेम प्रसंग का दर्दनाक अंत, 8 दिन से लापता युवक का शव कुआं में मिला। देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के तेलभंगा बुढ़ियारी गांव में गुरुवार को 2 अलग-अलग घटनाओं से पूरा गांव सहम गया, गम में डूब गया। गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जंगल और झाड़ी से घिरे नवनिर्मित सिंचाई कूप में ग्रामीणों ने एक युवक का शव देखा। इसकी सूचना तुरंत मोहनपुर थाने को दी गई। सूचना पाकर थाना प्रभारी प्रियरंजन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई की। मृतक की पहचान तेलभंगा बुढ़ियारी गांव के 28 वर्षीय सनोज यादव के रूप में हुई है। वो 8 दिन से लापता था। परिजनों ने बताया कि सनोज का किसी से कोई विवाद नहीं था। अचानक उसका गायब हो जाना और फिर इस हाल में शव का मिलना किसी गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। परिजनों ने अज्ञात व्यक्ति पर हत्या का शक जताते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। रावण दहन को लेकर उमड़ी भीड़, सीएम के तीर से मेघनाथ कुंभकर्ण के साथ लंका नगरी समेत धू-धू कर जला रावण। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा रावण दहन के साथ हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। इस मौके पर राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराभादी मैदान में पारंपरिक रूप से रावण दहन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह की मौजूदगी में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण आतिशबाजी रहा, जिसको देखने के लिए बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग डटे रहे। पंजाबी हिंदू बिरादरी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आतिशबाजी के बाद सर्वप्रथम लंका दहन किया गया। तत्पश्चात भाजपा विधायक सीपी सिंह ने मेघनाद, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कुंभकर्ण और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रावण का दहन कर लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं दी। इस वर्ष रावण का पुतला की लंबाई 70 फीट, कुंभकर्ण का 65 फीट और मेघनाद का 60 फीट था, जबकि सोने की लंका 30 गुणा 30 फीट की थी, जो पलक झपकते ही धू-धू कर जल गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को दशहरा की बधाई देते हुए कहा कि मौसम खराब होने के बावजूद आप सभी का उत्साह साफ तौर पर झलक रहा है। उन्होंने कहा कि दशहरा के दौरान खराब मौसम के बावजूद लोगों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ पूरा दशहरा मनाया और यही परंपरा, संस्कृति, सभ्यता है जिसे हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ने का अथक प्रयास में हैं। आज इस खराब मौसम में भी अपनी संस्कृति को मजबूती देने के लिए जनसैलाब इसका गवाह बन रहा है। डीआरएम का आदेश, रेल कर्मी के फीडबैक के बिना पास नहीं होंगे जोनल कॉन्ट्रैक्ट के बिल। चक्रधरपुर मंडल में अब जोनल कॉन्ट्रैक्ट क्षेत्रीय अनुबंध के तहत होने रेलवे क्वार्टरों में मरम्मती वाले सभी कार्य के बाद संबंधित आवंटित रेल कर्मी का फीडबैक व हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। इसके बाद ही संबंधित एजेंसी की बिलिंग पास हो पाएगी। चक्रधरपुर मंडल के रेल मंडल प्रबंधक डीआरएम तरुण हुरिया ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। डीआरएम ने अपने आदेश में कहा है कि रेलवे क्वार्टरों में जोनल कॉन्ट्रैक्ट में किए जाने वाले कार्यों की पारदर्शिता को बनाए रखने और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए यह पहल की गई है। इसके तहत जोनल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल विभागों द्वारा होने वाले सभी कार्यों को उक्त क्वार्टर में रहने वाले आवंटी या रेल कर्मी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाए। वहीं चालू खाता बिल को प्रस्तावित और अनुमोदित करने से पहले यह सत्यापित किया जाना अनिवार्य होगा कि आवंटी ने जोनल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी काम उनके आवास में हुए हैं उसमें ठेकेदार द्वारा उन्हें काम के संबंध में पूरी जानकारी देकर उससे प्रमाणित किया है। इसके अलावा डीआरएम ने यह भी आदेश दिया है कि जब भी रेलवे क्वार्टरों में कोई काम प्रस्तावित होगा तो संबंधित आवंटियों को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। मालूम हो कि चक्रधरपुर मंडल में रेलवे क्वार्टरों की मरम्मति के लिए रेल प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल कार्य के लिए प्रतिवर्ष एक जोनल कॉन्ट्रैक्ट को 4 से 5 करोड़ रुपए आवंटित करती है। इसके बावजूद रेल कर्मी काम नहीं होने की शिकायत करती रहती है। इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डीआरएम ने यह पहल की है। इस पहल से चक्रधरपुर मंडल में कार्यरत लगभग 23,000 रेल कर्मियों को फायदा मिलेगा। दक्षिण पूर्व रेल में मेंस कांग्रेस का कहना है कि 3-4 साल पहले हर क्षेत्र में इंस्पेक्शन कमेटी होती थी, जो क्वार्टर, नाली, शौचालय, पानी की टंकी मरम्मति से लेकर इलेक्ट्रिकल कार्यों की जांच कर प्राथमिकता तय करती थी। इस प्राथमिकता के आधार पर ही जोनल कॉन्ट्रैक्ट के तहत कहां-कहां पर कौन-कौन से काम होंगे, इसकी सूची तैयार की जाती थी। पलामू में बालू घाटों की ई नीलामी की तिथि में किया गया बदलाव, अब 6 अक्टूबर तक खुला रहेगा विभाग का पोर्टल। पलामू जिले में चल रहे बालू घाटों की ई नीलामी के लिए इच्छुक लोग आगामी 6 अक्टूबर तक झारखंड टेंडर पोर्टल पर निविदा डाल सकते हैं।
बता दें कि पहले ई नीलामी के लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन तक एक भी बिडर के नहीं आने के बाद अब खान निदेशालय से नियमों को शिथिल कर नए सिरे से नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत जिला प्रशासन द्वारा पिछले दिनों पलामू जिला अंतर्गत कैटेगरी 2 के चिन्हित कुल 19 बालू घाटों की ई नीलामी के लिए पुनः निविदा प्रकाशित कर दी गई है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित झारखंड सैंड माइनिंग रूल 2023 के नियमों के तहत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में पलामू जिला में कैटेगरी 2 के कुल 19 बालूघाट चिन्हित हैं। निर्देशानुसार 12 ग्रुप में नीलामी की जानी है। जिले में सबसे बड़े बालूघाट सिंगराहा का रकबा 205 हेक्टेयर, वहीं सबसे छोटे बालूघाट का कांके खुर्द का रकबा 4 हेक्टेयर है। जिले में 2 बालूघाट 5 हेक्टेयर से कम जबकि 17 बालूघाट 5 हेक्टेयर से भी बड़े हैं। इन बालूघाटों की नीलामी के लिए न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि अब 4 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। इस बार 2 बालूघाटों, 3 बालूघाटों का ग्रुप और कुछ एकल बालूघाटों की नीलामी आगामी 5 वर्षों के लिए की जा रही है। मालूम हो कि एनजीटी द्वारा रोक के अप्रभावी होने से 10 अक्टूबर से पहले बालूघाटों की नीलामी करा लेने की योजना है। इसे लेकर पहले जहां पलामू जिले में एक समूह के लिए न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि 10 करोड़ या उससे अधिक थी, वहीं अब नियमों में ढील देने के कारण ये राशि 3 से 4 करोड़ तक पहुंच गई है। दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस से मिली 2 लाख की शराब। लगेज बैग में थी 14 बोतल विदेशी शराब। एक गिरफ्तार। जांच में जुटी धनबाद आरपीएफ। धनबाद मंडल की आरपीएफ टीम ने ऑपरेशन सतर्क के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस से लाखों रुपए की विदेशी शराब जब्त की। इस दौरान टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जिस यात्री को अरेस्ट किया गया है उसी के लगेज बैग में महंगी ब्रांडेड शराब जब्त की गई है। अधिकारियों के अनुसार जब्त शराब की कुल मात्रा 10.2 लीटर है, जिसकी अनुमानित कीमत 2,22,000 रुपए से अधिक बताई जा रही है। आरपीएफ पोस्ट धनबाद और सीआईबी की संयुक्त टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि राजधानी एक्सप्रेस से एक यात्री अवैध शराब लेकर यात्रा कर रहा है। ट्रेन संख्या 12302 डाउन से उतरने पर टीम ने संदिग्ध यात्री की तलाशी ली। उसके आसमानी रंग के लगेज बैग से कुल 14 बोतल महंगी विदेशी शराब बरामद हुई। इनमें रॉयल सैल्यूट, जॉनी वॉकर ब्लू लेबल, द यामाज़ाकी और लफ्रोइक जैसी नामचीन ब्रांड शामिल है। खास बात यह रही कि सभी बोतलों पर सेल इन हरियाणा ओनली अंकित था, जिससे साफ है कि शराब की सप्लाई दूसरे राज्य के लिए अवैध रूप से की जा रही थी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिल्ली के आजादपुर निवासी 44 वर्षीय सतपाल के रूप में हुई है। पूछताछ में सतपाल ने स्वीकार किया कि वो ये शराब दिल्ली से लेकर आया था। इसे बोकारो तक पहुंचाने की योजना थी। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया कि सतपाल का संबंध दिल्ली की रॉक एंड स्टॉर्म कंपनी से है। आरपीएफ अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की शराब की तस्करी त्योहारों और खास मौकों के आसपास अधिक होती है। टीम लगातार इस पर नजर रखे हुए है। आरपीएफ टीम ने जब्त शराब और गिरफ्तार अभियुक्त को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए धनबाद के उत्पाद विभाग को सौंप दिया है। विभाग अब ये पता लगाने में जुटा है कि शराब की सप्लाई किस नेटवर्क के जरिए बोकारो भेजी जा रही थी, इसके पीछे और कौन कौन शामिल है। आरपीएफ अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन सतर्क के तहत रेलवे परिसर में इस तरह की तस्करी और अवैध गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। प्रोफेसर कॉलोनी में 6 लाख के जेवरात नकदी चोरी। दुर्गा पूजा के दौरान बंद घर को निशाना बनाया, पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह के प्रोफेसर कॉलोनी में दुर्गा पूजा के दौरान एक बंद घर से चोरों ने लगभग 6 लाख रुपए के जेवरात और नकदी सहित अन्य कीमती सामान चुरा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये घटना नगर थाना क्षेत्र के न्यू बरगंडा प्रोफेसर कॉलोनी में शिव नारायण पांडे के घर में हुई। चोर रसोई घर की खिड़की उखाड़कर घर में घुसे थे। शिव नारायण पांडे अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा मनाने के लिए बैंगाबाद थाना क्षेत्र के भंवरडी गांव गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने सुने घर को निशाना बनाया। गुरुवार सुबह जब पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा देखा तो उन्होंने परिवार को सूचित किया। सूचना मिलने पर शिवनारायण पांडे अपने बेटे आनंद पांडे के साथ गिरिडीह पहुंचे और तत्काल नगर थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन कुमार और एसआई विक्रम कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घर का निरीक्षण कर फिंगरप्रिंट सैंपल सहित अन्य साक्ष्य जुटाए। आनंद पांडे के अनुसार चोरों ने कमरों के ताले तोड़कर दीवान और गोदरेज को क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने 50,000 रुपए नकदी, लगभग 6 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के गहने, 22,000 रुपए का कैमरा और अन्य कीमती सामान चुरा लिए। अधिकारियों ने बताया कि चोरी की पुष्टि हो चुकी है और जांच टीम हर पहलू की गहराई से पड़ताल कर रही है। अपराधियों की पहचान के लिए आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि त्योहारों के दौरान इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिससे लोगों में चिंता और नाराजगी है।
उन्होंने प्रशासन से क्षेत्र में गश्ती बढ़ाने और चोरों को जल्द पकड़ने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। पलामू में सड़क हादसा, कार और बाइक की जोरदार टक्कर में चैनपुर के नाजिर की मौत। पलामू सदर थाना क्षेत्र के सिंघरा हाईवे पर गुरुवार की दोपहर कार और बाइक की टक्कर में चैनपुर अंचल के नाजिर 45 वर्षीय राकेश कुमार की मौत हो गई। मृतक विश्रामपुर प्रखंड के बसना गांव निवासी थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से ही कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उसका अल्कोहल टेस्ट कराया है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। जानकारी के अनुसार राकेश कुमार दुर्गा पूजा में घर आए थे और विभागीय कार्य के सिलसिले में चैनपुर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। सदर थाना प्रभारी लाल जी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे पूछताछ की जा रही है। इधर हादसे की खबर से स्वजनों का रो रोकर बुरा हाल है। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की फायरिंग में बेगुनाह शख्स की गोली लगने से मौत, पुलिस जांच शुरू। झारखंड के गोड्डा जिले में जबरन वसूली के एक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस ने कमजोर जनजातीय समूह पीवीजीटी के एक 30 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। अब इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। आदिवासी व्यक्ति के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस की गोलीबारी के कारण उनके रिश्तेदार की मौत हो गई। परिवार ने उन पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला बढ़ने पर गोड्डा के पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी नाथू सिंह मीणा ने कहा कि मामले में एक विशेष टीम को तैनात किया गया है। एसपी ने कहा कि घटना की जांच करने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए उप विभागीय पुलिस अधिकारी मतलब एसडीपीओ के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया था। एसपी नाथू सिंह मीणा ने बताया कि मृतक की पहचान हरिनारायण पहाड़िया के रूप में हुई है। वे झारखंड की राजधानी रांची से करीब 350 किलोमीटर दूर बड़ा डांगा पारा के रहने वाले हैं। पुलिस के एक बयान के अनुसार 16 अप्रैल को सुंदर पहाड़ी पुलिस स्टेशन में जबरन वसूली से संबंधित प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एक पुलिस टीम ने बुधवार शाम को बड़ा डांगा पारा में बिनादिक हेम्ब्रम के घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक शख्स को घर से भागते हुए देखा। पुलिस के मुताबिक तभी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मतलब एएसआई राजनाथ यादव ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने भागने की कोशिश की। बयान में कहा गया है कि उसे गिरफ्तार करने की प्रक्रिया के दौरान गोलीबारी की घटना हुई और हरिनारायण नाम के व्यक्ति को बाएं कंधे में गोली लगी। घायल अवस्था में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुंदर पहाड़ी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हजारीबाग के बरकट्ठा को केंद्रीय विद्यालय की सौगात, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। हजारीबाग जिला को केंद्र सरकार ने दुर्गा पूजा के अवसर पर बड़ी सौगात दी है। जिला के बरकट्ठा में केंद्रीय विद्यालय खोलने की सौगात मिल चुकी है। भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा की है। दरअसल बरकट्ठा हजारीबाग जिला में पड़ता है, लेकिन ये कोडरमा लोकसभा का अंग है। ऐसे में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए खुशी की बात है, तो हजारीबाग जिला के लिए भी ये विशेष महत्व रखेगा। भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए बताया कि कोडरमा लोकसभा मतलब बरकट्ठा के लिए बड़ी सौगात है। महानवमी के पावन अवसर पर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत बरकट्ठा को केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिली है। देश के बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा से संपन्न बनाकर विकसित भारत के निर्माण की यात्रा को गति देने के लिए आज केंद्रीय कैबिनेट ने कुल 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। इस ऐतिहासिक उपहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हृदय से आभार। अब बरकट्ठा समेत हजारीबाग जिला के बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा, जिससे उनके प्रतिभा को नई दिशा और उज्जवल भविष्य की नींव मिलेगी। रिम्स में टूटने लगी मरीजों की आस, 30 से ज़्यादा वेंटिलेटर खराब। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पर मरीजों का भरोसा अब मजबूरी में बदलने लगा है। राज्य भर से परेशान होकर लोग इलाज के लिए रिम्स पहुंचते हैं, लेकिन यहां वेंटिलेटर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हालात यह है कि करीब 30 से ज़्यादा वेंटिलेटर लंबे समय से खराब पड़े हैं और इलाज के लिए आए गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर खराब होने का हवाला देकर भर्ती करने से मना कर दिया जाता है। विभिन्न विभागों में लगातार ऑपरेशन टाले जा रहे। न्यूरो सर्जरी विभाग में पिछले 10 दिनों में लगभग 20 से ज़्यादा ऑपरेशन टाले जा चुके हैं। वहीं मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, सर्जरी सहित कई अन्य विभागों में भी मशीनें खराब पड़ी हुई है। जानकारी के मुताबिक सबसे गंभीर स्थिति क्रिटिकल केयर विभाग की है।
जहां करीब 10 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। इसका नतीजा यह है कि जिन मरीजों की हालत नाजुक होती है और जिन्हें तुरंत वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, उन्हें समय पर यह सुविधा नहीं मिल पाती। डॉक्टरों का कहना है कि वेंटिलेटर की कमी के बारे में प्रबंधन को कई बार पत्राचार किया गया है, लेकिन अब तक ना तो किसी वेंटिलेटर की मरम्मत हो पाई और ना ही नए वेंटिलेटर खरीदे जा सके हैं। उल्लेखनीय कि हाईकोर्ट द्वारा रिम्स निदेशक से इस विषय पर पूछे जाने पर निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा पत्र लिखकर कहा गया कि उनकी अनुमति के बिना मशीनों की खरीदारी ना किया जाए। मामले को लेकर हाईकोर्ट ने 14 सितंबर तक शासी परिषद की बैठक बुलाने और 19 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। उम्मीद जताई जा रही है कि जिस राज्य में विधायकों को मंत्रियों के लिए एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, वहां आम जनता और गरीब मरीजों की उम्मीदें भी इस बैठक के बाद कुछ हद तक पूरी हो सकेंगी। गांव में शिक्षा व जानकारी की नई पहल, पंचायत ज्ञान केंद्र खोलेगी सरकार। झारखंड सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और जानकारी के स्तर को बेहतर बनाने के लिए बड़ी पहल करने जा रही। राज्य के 999 पंचायतों में लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से पंचायत ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए विभागीय स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ज्ञान केंद्र न केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी और शिकायतों के समाधान के माध्यम होंगे, बल्कि ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, ई लर्निंग और पुस्तकालय की सुविधा भी मिलेगी। पंचायती राज विभाग के मुताबिक इस योजना की शुरुआत 2022-23 में हुई थी। पहले साल 500 पंचायतों में केंद्र खोले गए। इसके बाद 2023-24 में 1000, 2024-25 में 998, 2025-26 में 999 और 2026-27 में शेष पंचायतों में इन्हें स्थापित किया जाएगा। पंचायत ज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज के पठन पाठन और स्व शिक्षा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। यह केंद्र सरकारी योजनाओं की सही जानकारी उपलब्ध कराएंगे, साथ ही ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल संसाधनों से जोड़ेंगे। ग्रामीण समुदाय के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में काम करेंगे। इन केंद्रों के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधि, किसान, महिलाएं और युवा सप्ताह के 7 दिन प्रशिक्षण व शिक्षा ले सकेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार, क्षमता निर्माण और जन जागरूकता कार्यक्रम, बाजार की जानकारी और ग्रामीण उद्यमियों व स्व सहायता समूह के लिए आय के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सरयू राय करेंगे 3 अक्टूबर को आनंद सिंह की किताब समय के साथ का लोकार्पण। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय, वरिष्ठ पत्रकार और अपने सहयोगी आनंद सिंह द्वारा लिखी गई किताब समय के साथ का लोकार्पण शुक्रवार 3 अक्टूबर को करेंगे। पुस्तक लोकार्पण के साथ ही आज की हिंदी पत्रकारिता में विकासपरक रिपोर्टिंग का स्थान विषयक संगोष्ठी भी आयोजित है। संगोष्ठी में शहर के जाने माने पत्रकार अपने विचार व्यक्त करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन जे रोड बिष्टुपुर स्थित मिलानी हॉल में अपराह्न 4 बजे से किया जा रहा है। गौरतलब है कि विगत 3.5 दशकों से हिंदी पत्रकारिता के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर काम करने वाले आनंद सिंह ने 2 साल पहले हिंदी पत्रकारिता के ऊपर ये दौर वो दौर शीर्षक से आलोचनात्मक पुस्तक लिखी थी, जिसे पाठकों ने हाथों हाथ लिया था। उनकी नई पुस्तक समय के साथ में समसामयिक विषयों पर उनकी आक्रामक टिप्पणियां हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।